हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होगा वो डीबीएमएस पे होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे होगा। वन शॉट वीडियो। इसमें आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। डीबीएमएस डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। सबसे इसमें पहले देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड होता है। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को ही डेटा बोलते हैं। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, कोई इमेज फाइल हो गया, कोई मार्क्स हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया। ये सब जो आपका जो भी चीज़ है इसको बोलते हैं डेटा। कोई एक सिंगल जो एंटिटी है उसको डेटा बोल दिए। सेकेंड चीज़ आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो उसी डेटा को जो प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है टोटल बन के आता है। जैसे रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में आपका सारा चीज़ लिखा रहता है, चाहे आपका नाम हो, चाहे एज हो, चाहे कौन से क्लास में है ना, कितना नंबर आया है, आपका मार्क्स कितना है, उसमें क्लास में पोजीशन क्या है। तो ये सारा क्या है? रिपोर्ट कार्ड एक इन्फॉर्मेशन है किसी कैंडिडेट के बारे में, किसी भी स्टूडेंट के बारे में। या फिर एडमिट कार्ड देख लीजिए, तो एडमिट कार्ड में भी आपका लिखा रहता है। वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, ना कि डेटा। सिंगल डेटा होता है, उसी को मिला करके जो जब प्रोसेस किया जाता है उसको तो डेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। एडमिट कार्ड में आपका नाम रहता है, आपका जो है कैंडिडेट आईडी रहता है, उसमें कौन सा सेंटर है, एग्ज़ाम कब है, रिपोर्टिंग टाइम कब है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, उसमें सारे लिखा रहता है। तो ये क्या है? एक प्रोसेस डेटा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। अब हम लोग बात करते हैं एक मेटा डेटा की। एक सेकेंड देखते हैं। मेटा डेटा एक होता है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या होता है? तो मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा या फिर डेटा अबाउट डेटा, उसको बोलेंगे हम लोग मेटा डेटा। इसको याद रखना है, डेटा अबाउट डेटा या इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड मेटा डेटा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस organized collection of data that can be easily accessed, managed and updated called database। डेटाबेस में जो भी डेटा है उसमें आपको उससे आप इजीली एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसमें चेंजेज कर सकें, उसको अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो, तो ये डेटाबेस कहलाते हैं ना। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी easily accessed, managed and updated called database। अब डीबीएमएस देख लेते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म बता ही चुके हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज होता है वही होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, DB2 हो गया, ये सब आपके डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है एग्जाम्पल हैं। डीबीएमएस इज यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। डीबीएमएस इज यूज टू स्टोर इसमें स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं उसको, है ना, और उसको मैनेज कर सकते हैं इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस एक तरह से देखा जाए तो डेटाबेस एक मीडिएटर का काम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस। जो एक्चुअल डेटाबेस होता है और जो यूज़र होता है उसके बीच में जो है ये मीडिएटर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, आप यूज़र हुए, आप उस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू जब आप एक्चुअल डेटाबेस में आप डेटा सेव कर रहे हैं, किसके थ्रू? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होगा, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है डेटाबेस में जाके डेटा सेव होता है। तो डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम का यही काम ही है कि जो है आपका यूजर से डेटा लेना और डेटाबेस में जाकर के सेव करना। जब हम भी कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा सेव करते हैं तो जाके एक्चुअल डेटाबेस में ही सेव होता है, लेकिन किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ही मदद से तो हम लोग करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ही आपका मीडिएटर की तरह काम करता है, उसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना। तो चलिए मेटा डेटा हम लोग देख लिए हैं। अब आर्किटेक्चर देख लेते हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर कि डेटाबेस कैसे वर्क करता है। तो पहला हो गया एक्सटर्नल स्कीमा, जिसको कि हम लोग व्यू लेवल या फिर यूज़र लेवल या फिर इंड यूज़र, जो हम लोग यूज़र यूज़ करते हैं कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो आपका इंड यूज़र को ही हम लोग एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं ना।
सेकेंड लेवल होता है आपका कॉन्सेप्चुअल एक स्कीमा या फिर इसको लॉजिकल स्कीमा भी होता है। आपको ये दिखता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो वर्क करता है इसी के थ्रू जो है, जैसे आप एसक्यूएल में जो के थ्रू ही तो डेटा सेव होता है। सॉरी, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसी के थ्रू आपका डेटाबेस में जाके डेटा सेव होता है, लेकिन कौन सी क्या क्वेरी चल रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हम लोग बस नाम एड्रेस जो भी उसमें कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें क्या है, नाम दिए, एड्रेस दिए, मोबाइल नंबर दिए, ईमेल दिए, है ना, ईमेल आईडी दिए, तो उसमें क्या है आप तो बस उसमें इंटर कर दिए, लेकिन वो जो जाकर डेटाबेस में सेव हुआ एक्चुअल फिजिकल जहाँ पे डेटाबेस है वहाँ पे जाकर सेव हुआ वो किसके थ्रू होता है, तो वो कॉन्सेप्चुअल या फिर लॉजिकल लेवल जो होता है उसी के थ्रू जा करके वो सेव होता है। आप अपना नाम एड्रेस सब भर दिए फॉर्म में, वो ऑटोमेटिक जाकर डेटाबेस में सेव कराने का काम कौन करता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल काम करता है। फिजिकल लेवल या फिर इंटरनल लेवल भी इसको बोलते हैं, ये एक्चुअल डेटाबेस जो है यहाँ पे स्टोर रहता है। जो भी डेटा होगा एक्चुअल स्टोर जाकर फिजिकल लेवल पे स्टोर होता है। कॉन्सेप्चुअल या फिर लॉजिकल स्कीमा पे क्वेरी के थ्रू जो है डेटाबेस इसमें जाके सेव होता है डेटाबेस में। चलिए 3 लेवल आर्किटेक्चर देख लिए। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस देख लेते हैं। टाइप ऑफ डीबीएमएस आपका हायरार्किकल डीबीएमएस होता है, जिसको कि टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से जाके डेटाबेस सेव होगा इस टाइप से, है ना, ट्री की टाइप से, इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलेंगे, है ना। एक नेटवर्क हो गया आपका, नेटवर्क डेटाबेस आपका ग्राफ की तरह सेव होगा कि ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है ना, ऐसे इस टाइप से, तो ये आपका जो है आपका नेटवर्क डीबीएमएस हो गया। फिर यदि अगर देखें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, क्योंकि हम लोग को इसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो डेटा इज स्टोर्ड, RDBMS क्या होता है, RDBMS में क्या होता है, तो डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल विद रो एंड कॉलम, है ना। जो RDBMS में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में सेव होता है, रो और कॉलम के जो है के थ्रू सेव होता है, रो और कॉलम में, है ना। तो डेटा इज एक्सेस बाय यूजिंग SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस RDBMS में जो डेटा एक्सेस किया जाता है या फिर उसको अपडेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है किसके थ्रू, तो SQL के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है ना। जैसे एग्जांपल हो गया इसका RDBMS का MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, है ना, ये सारा इसका एग्जांपल हो गया। चलिए अब एक देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, OODBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। इसमें इसका एग्जांपल हो गया ऑब्जेक्ट DB और DB 4.0, ये आपका एग्जांपल हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब देख लेते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट सेट ऑफ रूल्स दैट इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है, मेथड्स होता है, जिसको कि हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। जिसकी आपका जब भी डेटा में सेव करते हैं तो प्राइमरी की असाइन करते हैं, नॉट नल असाइन करते हैं, ये सब क्या कंस्ट्रेंट ही तो है। चाहे आप फॉरेन की असाइन करते हैं, तो ये सारा क्या हो गया, कंस्ट्रेंट का ही एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड और इन्हेंस ER मॉडल जो है पिक्चोरियल मॉडल इसको बोलते हैं। इसमें थ्री कॉन्सेप्ट वर एडेड टू ER मॉडल में 3 और कॉन्सेप्ट होता है। क्या क्या होता है, तो स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि स्पेशलाइजेशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है और जनरलाइजेशन जो आपका बॉटम अप्रोच है। स्पेशलाइजेशन आपका टॉप डाउन अप्रोच है और जनरलाइजेशन आपका बॉटम अप अप्रोच है। एक एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन ये हो गया आपका। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, स्पेशलाइजेशन में आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है स्पेशलाइजेशन, और जनरलाइजेशन आपका जो होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है, इतना याद रखिएगा। बाकी रिलेशनल मॉडल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें एक टेबल होता है जिसको कि रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को ही बोलते हैं रिलेशन। इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट भी क्या होता है, ये सब हम लोग अभी आगे जस्ट पढ़ेंगे। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन एक रेंज होता है, किसी भी एट्रीब्यूट का कितना वैल्यू हो सकता है उस रेंज को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। स्कीमा क्या होता है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। स्कीमा उसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं डेटाबेस का उसको स्कीमा बोलते हैं।
कीज़, प्राइमरी कीज़ हो गया, फॉरेन की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, अल्टरनेट की हो गया, ये सब सारा आपका कीज़ हो गया, इसी को हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन इसमें क्या क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, प्रोजेक्शन होता है, ज्वाइन, यूनियन, आपका इंटरसेक्शन हो गया, आपका डिफरेंस हो गया, ये सब आपका जो है इसमें ऑपरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉरेन की के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मेन टेबल है, इस टेबल में जो प्राइमरी की है उसी का जो है रेफरेंस आपका इसमें जा कर के फॉरेन की हो जाता है। जैसे एक ये टेबल है, हमको इस टेबल में इसका जो प्राइमरी की है एज ए के जो है आपका फॉरेन की लेना है, तो फॉरेन की जिस टेबल में रहेगा उसको रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे। ये बस याद रखना है, जिस टेबल में फॉरेन की को असाइन किया जाएगा उसको रेफरेंसिंग टेबल करेंगे, और ये जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की को रिफ़र करता है दूसरे टेबल में, तो इसको रेफरेंस्ड टेबल बोलते हैं। इतना बस याद रखना है, जो प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनाते हैं तो उस टेबल को हम लोग रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं, लेकिन जिसमें प्राइमरी की रहता है उसको हम लोग रेफरेंस्ड टेबल बोलते हैं। इतना बस याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइमरी की इन वन टेबल दैट रिफर्स प्राइमरी की इन एन अदर टेबल, है ना। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की किसी टेबल में रिफ़र करता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। किसी भी टेबल में अगर आप फॉरेन की उसको असाइन करेंगे तो रिफ़र करेगा आपका प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो जिस टेबल में प्राइमरी की रहेगा उसको रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे, और जिस टेबल में आपका प्राइमरी की रहेगा, जिस टेबल में फॉरेन की रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल, और जिसमें प्राइमरी की रहेगा उसको बोलेंगे रेफरेंस्ड टेबल। बस ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज़। फॉरेन की नल वैल्यूज़ को टेक कर सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं है तो नल वैल्यू टेक कर सकता है, लेकिन आपका प्राइमरी की नल नहीं होता है, ये याद रखना है। फॉरेन की नल वैल्यू टेक कर सकता है, ये यूनिक भी नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि ये यूनिक ही हो, या फिर इसको फॉरेन की जो फॉरेन की का नाम रहता है, जैसे यहाँ पर CID है, ज़रूरी नहीं कि इसका भी नाम CID हो, हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं, PID भी लिख सकते हैं, लेकिन बस इसको फॉरेन की जब असाइन करेंगे तो ये आपको इसका जो वैल्यू है वो रेफ़र करेगा। जैसे इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रेफ़र करेगा, जितना भी वैल्यू होगा उतना। उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर नल वैल्यूज़ ले लिए, है ना। तो फॉरेन की मे हैव अदर नेम देन प्राइमरी की, फॉरेन की मे हैव अदर नेम ऑफ देन प्राइमरी की। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन की टू बी यूनिक होने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नल वैल्यू भी टेक कर सकता है ना। इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, है ना, ये रिफ़र कर रहा है, ये आपको मेंटेन करना ही चाहिए। थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। आपका कोई भी जो की होगा वो सुपर की के अंदर ही आता है, सुपर की उसी का सबसेट होता है, कैंडिडेट की उसी का सबसेट होता है एक प्राइमरी की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होता है। कार्डिनलिटी और डिग्री पिछली बार भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया था। कार्डिनलिटी और डिग्री, कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड टपल, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ रोज रिकॉर्ड टपल, उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। और उसको डिग्री किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड। कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर फील्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका टेबल है, ठीक है, ये टेबल हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रो ही तो बोलते हैं, ये रो हो गया, इसी को बोलेंगे रो रिकॉर्ड या फिर टपल। रो रिकॉर्ड या टपल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्डिनलिटी बोलेंगे। रो रिकॉर्ड टपल, रो रिकॉर्ड टपल को कार्डिनलिटी बोलेंगे, और यहाँ पे कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड, इसको फील्ड बोलते हैं, तीनों को। कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड बोल सकते हैं। तो कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, कैफ, CAF कैफ, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। और उसके बाद कार्डिनलिटी किसको बोलेंगे, तो रो रिकॉर्ड टपल, RRT, रो रिकॉर्ड टपल को क्या बोलेंगे, तो कार्डिनलिटी बोलेंगे, ठीक है। इतना याद रखना है कि जो है आपका कार्डिनलिटी किसको बोलेंगे, रो रिकॉर्ड टपल को। लेकिन यदि हमको डिग्री की बात करें तो डिग्री किसको बोलेंगे, तो डिग्री बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड को, है ना। तीनों को एक ही चीज़ बोलते हैं,
कॉलम बोलिए, एट्रीब्यूट या फिर फील्ड बोलिए। तो इस बार कंफ्यूज कर दिया था पिछली बार क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज कितने डेटाबेस में क्या क्या लैंग्वेज अप्लाई होता है, तो इसमें देख लेते हैं DDL, DML और DCL और TCL। इतना जो है आपका लैंग्वेज इसमें अप्लाई होता है डेटाबेस में। इसमें SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये याद रखना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कितने सारे कौन कौन से जो है आपका ऑपरेशंस परफॉर्म होता है देख लेते हैं। इसमें क्रिएट अ डेटाबेस का जो स्कीमा क्रिएट करते हैं किसके थ्रू, तो DDL के ही थ्रू क्रिएट करते हैं। इसमें क्या क्या देख लेते हैं ऑपरेशन हो सकता है। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्रिएट, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ड्रॉप, डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, है ना, मतलब डिलीट हो जाएगा। अल्टर, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो अल्टर जो है आपका यूज होगा। मान लीजिए किसी का नाम का लेंथ जो है 10 है, लेकिन आप उसको अपडेट करके हमको 12 करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, अल्टर के ही थ्रू करेंगे, अल्टर डेटाबेस को, है ना। ट्रंकेट, अगर पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहे और बाकी जो उसमें जो भी डेटा स्टोर है वो सारा डिलीट हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। ट्रंकेट में आपका जैसे मान लीजिए ये डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोर है, ठीक है, यहाँ कुछ स्टोर है, मान लेते हैं कुछ स्टोर है, ठीक है, ये स्टोर है। तो ट्रंकेट अगर करिएगा तो क्या होगा, बाकी ये सब जो डिलीट हो जाएगा, जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये एज इट इज़ रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन बस डेटा डिलीट हो जाता है, उसको ट्रंकेट होगा। कमेंट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं डेटाबेस को, है ना। चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो भी डेटाबेस में जो डेटा सेव है उसको मैनिपुलेट करना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना। मान लीजिए एज है तो उसको एज को अपडेट करना है, चाहे सैलरी है तो सैलरी को थोड़ा अपडेट करना है, तो उसको किसके थ्रू करेंगे, तो DML के थ्रू, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू, है ना। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसके थ्रू करेंगे। इसमें क्या क्या जो ऑपरेशन हो सकता है, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी नया डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, एक्सप्लेन प्लान कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट भी आपका DML में ही आता है, लेकिन इसको DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आता है। सेलेक्ट में क्या करता है, क्वेरी करते हैं उसको। जो अगर मान लीजिए कोई डेटा हमारे डेटाबेस में सेव है तो उसको व्यू करना हो तो उसको सेलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई होगा, है ना। अब आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, डेटा हम जैसे डेटाबेस है उसको हमको किसको परमिशन देना है कि हाँ ये जो है एडमिन बन के मॉडिफिकेशन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ये हमको DCL के थ्रू देते हैं। उसमें दो ही आपका ऑपरेशन होता है, एक होता है ग्रांट या फिर एक होता है रिवोक, ग्रांट या रिवोक। तो ग्रांट में क्या करेगा, किसी एक थर्ड पर्सन को उसको ग्रांट दे देंगे कि हाँ आप जो है डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो डेटाबेस में ये मॉडिफिकेशन कर सकता है। रिवोक क्या होगा, रिवोक उससे जो है अथॉरिटी हम वापस ले लेंगे। ये आपका DCL के अंदर आता है। TCL में आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये कमिट हो गया, एक कमिट होता है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट हो गया, एक ऑटो कमिट हो गया। तो मेन ये 3 है। तो ऑटो कमिट कौन कौन से होते हैं, इसमें जो DDL होता है ये सारा ऑटो कमिटेड होता है ना, ऑटो कमिट होता है, इसमें रोल बैक नहीं हो सकता है, ऑटो कमिट हो जाएगा। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें कमिट, कोई भी डेटा तभी प्रॉपरली सेव होगा जब उसको हम लास्ट पे कमिट करेंगे, है ना। कमिट मतलब डेटा सब सेव है वो कमिट हो जाएगा। रोल बैक, कुछ गलती हो गया तो उसको रोल बैक हो जाएगा। इसको डेटा फॉल्ट हो गया बीच में ही, सर्वर मान लीजिए सर्वर से नेट चला गया, फिर डेटा सही से नहीं हो पाया तो उसको रोल बैक हो जाएगा। सेव पॉइंट, कहीं सेव पॉइंट करना होगा तो सेव पॉइंट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। यहाँ पे फुल फॉर्म है, यहाँ पे DDL DDL क्या करता है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर एंड मेटा डेटा ऑफ डेटाबेस। जो DDL है डेटाबेस का स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकता है और ये ऑटो कमिटेड होता है। DML एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा को एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना, ये काम कौन करता है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है।
कुछ क्लॉज हैं, यहाँ पे क्लॉज देख लेते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट स्टेटमेंट, है ना। वेयर क्लॉज कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सेलेक्ट में, डिलीट में, अपडेट में, स्टेटमेंट में ये यूज होता है। ग्रुप बाय क्लॉज जनरली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है, जो जैसे कि आपका एग्रीगेट फंक्शन सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन, मैक्स, काउंट हो गया, ये सब जो एग्रीगेट फंक्शन के ही साथ जो है ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स। ऑर्डर बाय क्या करता है? रिजल्ट जो आएगा उसको सॉर्ट्स करने का काम करता है, सॉर्ट करने का, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमको कोड देना होगा DESC। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है डेटा को डिस्प्ले करेगा। हैविंग क्लॉज यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज रैदर देन वेयर क्लॉज। ये जो हैविंग क्लॉज है ये ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है रैदर देन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ यूज होने के बजाय किसके साथ होता है? तो ये आपका ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है हैविंग क्लॉज। जब ग्रुप फाउंड होता है तभी हैविंग क्लॉज उसमें यूज होता है। अब एसक्यूएल ऑपरेटर थोड़ा देख लेते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर यूज्ड विद वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है एसक्यूएल ऑपरेटर। इसमें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, इसमें आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सब यूज होगा। मॉडुलस क्या देता है? आपका रिमाइंडर देता है। एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेशन में आपका इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपका जो है एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेशन हो गया, ऑपरेटर हो गया। आपका लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हो गया? एंड, और नॉट, ये तीन ही ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। स्पेशल ऑपरेटर थोड़ा देख लेते हैं। ऑल क्या करता है? ट्रू इफ़ ऑल द सब क्वेरी मीट कंडीशन। जो कंडीशन होगा उसको अगर मीट करता है तभी ये ट्रू होगा। डिस्टिंक्ट क्या करता है? रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। जो डुप्लीकेट वैल्यू आएगा उसको रिमूव कर देगा। सेम अगर वैल्यू आ रहा है तो वो एक ही काउंट करेगा, है ना। तो ये क्या करता है? डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है यूनिक वैल्यू देगा, ना कि कॉपी वैल्यू देगा। डुप्लीकेट वैल्यू को वो हटा देता है। अगर मान लीजिए डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा सेव है, किसी के नाम से 2 बार डेटा सेव हो गया तो वो एक ही डेटा काउंट करेगा। दूसरा डेटा ये नहीं कि डिस्प्ले कर रहा है तो दोनों डेटा डिस्प्ले कर रहा है, नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग वैल्यू करना है, यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, ना कि सेम वैल्यू। तो ये क्या करता है? रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। एनी ट्रू इफ एनी सब क्वेरी मीट। ट्रू समझिए एक तरह से और की तरह काम करता है। कोई भी क्वेरी मीट कर गया तो वो रिजल्ट आपको ट्रू दे देगा। बिटवीन में क्या करेगा? ट्रू इफ विद इन रेंज। अगर रेंज के अंदर है तो वो आपको ट्रू दे देगा। ये एंड की तरह काम करता है। एग्जिस्ट, ट्रू इफ सब क्वेरी रिटर्न्स 1 और मोर रिकॉर्ड्स। अगर एक भी रिकॉर्ड्स अगर वो आ रहा है तो उसमें क्या करेगा? ट्रू ये दे देगा। एक सेकेंड, सब तो हो गया। थोड़ा देख लेते हैं। इन क्वेरी, इन जो ऑपरेटर है ये आपका मल्टीपल और की तरह काम करता है। अभी हम लोग बिटवीन देखें ना, जैसे लिख देंगे बिटवीन 80 to 90, 80,90 अगर लिख देते हैं तो इसमें क्या करेगा? ये सारा वैल्यू 80 से लेकर के 80, 81 से लेकर के 90 तक जो आएगा उस सब वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए किसी का मार्क्स हमको शो करना है, स्टूडेंट का नाम जिसका मार्क्स क्या है? 80 और 90 के बीच में है, 80 और 90 के बीच में है, तो क्या करेगा? वहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर यूज होगा। और क्या करेगा बिटवीन ऑपरेटर? ये आपको सारा डिस्प्ले कर देगा। 80 से 90 के बीच में जितना भी नंबर लाया होगा स्टूडेंट उसका नाम डिस्प्ले कर देगा। यहीं पे अगर हम देखें इनका तो ये मल्टीपल और है। अगर हम लोग देखेंगे डिस्प्ले करना चाहते हैं स्टूडेंट का नाम तो इन ऑपरेटर का यूज करते हुए मान लीजिए 80,90 लिख दिए, इसमें बस वही ऑपरेटर वही दिखाएगा जिसमें कि मान लीजिए स्टूडेंट का 80 नंबर आ रहा हो। मान लीजिए ए 80 नंबर लाया तो ए का नाम डिस्प्ले करेगा, बी का भी 80 नंबर आया तो उसका भी नाम डिस्प्ले करेगा, सी का 90 नंबर आया तो उसका भी डिस्प्ले करेगा, और डी का 90 आया तो उसका भी नाम डिस्प्ले करेगा। लेकिन यदि कोई ई जो है स्टूडेंट उसका 85 नंबर मार्क्स आ रहा है तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, ये है ना, इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। ये मल्टीपल और की तरह काम करता है इन ऑपरेटर। या तो 80 हो या तो 90 हो, या तो 80 हो या तो 90 हो, तभी ये डिस्प्ले करेगा, है ना। ये हम लोग देख लिए हैं बिटवीन और इन में ऑपरेटर में।
डिफरेंस अब देख लेते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, ये पैटर्न को मैच कराने के लिए काम करता है, पैटर्न को मैच करने के लिए काम करता है। इसमें दो वाइल्ड कार्ड यूज होता है, एक जो है मॉडुलस, एक अंडरस्कोर। एक तो मॉडुलस या फिर उसको परसेंटेज बोलिए, या एक अंडरस्कोर का, ये दो वाइल्ड कार्ड यूज होता है। परसेंटेज, इसमें कोई लेंथ नहीं होता है। मान लीजिए हमको जैसे आर से शुरू होने वाले नाम को डिस्प्ले करना है तो आर परसेंटेज लिख देंगे, तो आर तो आएगा ही आएगा, लेकिन परसेंटेज के बाद रवि भी आ सकता है, आपका राज भी आ सकता है। इसका लेंथ कोई डिसाइड नहीं रहता, जैसे रवि का 4 लेंथ है लेकिन इसका 3 ही लेंथ है। मान लीजिए किसी का सिर्फ राजेश हो तो उसको भी डिस्प्ले कर देगा, किसी का नाम मान लीजिए राकेश हो उसको भी डिस्प्ले कर देगा। ये क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज का मतलब होता है कि जितना भी लेंथ हो सकता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगर अंडरस्कोर रहेगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, अगर अंडरस्कोर रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए आर अंडरस्कोर यहाँ पे जे हो तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, और यहाँ पे मॉडुलस दे दे तो उसमें क्या आ सकता है, तो आर के बाद यहाँ पे कोई एक अक्षर हो सकता है, उसके बाद जे ही होना चाहिए। जैसे राजेश, परसेंटेज में तो कितना भी हो सकता है, राजेश हो गया, RAJ, और क्या हो सकता है इसमें, राज हो गया, है ना। उसमें अगर कुछ नहीं भी है तब भी राज डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो मॉडुलस है, ये जो अंडरस्कोर है, वो एक लेटर को काउंट करता है। जैसे यहाँ पे ए अगर है तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जे ही होना चाहिए, ये कंफर्म है ना। यहाँ बीच में कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक, है ना। उसके बाद इसका परसेंटेज का मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया, अगर ये आपका लाइक ऑपरेटर हो गया, है ना, लाइक ऑपरेटर हो गया। उसके बाद देखते हैं सम ऑपरेटर। ट्रू इफ सब क्वेरी मीट कंडीशन है, सब क्वेरी अगर मीट करेगा तो आपका यहाँ पे ट्रू दे देगा। इज नल ट्रू इफ रो इज नल, अगर रो इज नल है, रो में कोई वैल्यू नहीं है तभी ये ट्रू देगा। इज नल, ये ऑपरेशन यही है कि इज नल, क्या वैल्यू नल है, अगर नल है तो हाँ ट्रू देगा, नल नहीं है तो कुछ वैल्यू है तो वो फॉल्स दे देगा। लिमिट या टॉप, ये क्या कहता है, रिटर्न अपर वैल्यू या फिर लिमिट ऑन टपल, मतलब अपर वैल्यू को जो है, अपर लिमिट को ये जो है डिस्प्ले करेगा। एग्रीगेट फंक्शन देख लेते हैं। अब एसक्यूएल फंक्शन आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन, मैक्स, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, ये हो गया आपका एग्रीगेट फंक्शन। स्केलर फंक्शन आपका अपर केस, लोअर केस, मिड, लेंथ, राउंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि राउंड पे क्वेश्चन आता है। नाउ हो गया, नाउ क्या करता है, गिव्स डेट एंड टाइम। फॉर्मेट हो गया, ये आपका स्केलर फंक्शन हो गया, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया। ये एग्रीगेट फंक्शन, ये आपका स्केलर फंक्शन हो गया, ठीक है। एक एलियास क्या होता है, एलियास गिव्स टेम्पररी नेम ऑफ अ टेबल। अगर किसी टेबल का या फिर किसी क्वेरी का अगर कोई रिजल्ट के थ्रू आ रहा है, मान किसी को हमको नाम ही शो करना है स्टूडेंट का, तो उसमें एलियास अगर स्टूडेंट टेबल के आगे लगा देंगे तो क्या करेगा, उस रिजल्ट का एक जो है टेम्पररी नेम दे देगा। डिफाइन एज इसका जो ये एज करके जो है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन नीड टू रिमूव रिडंडेंट डेटा, जो रिडंडेंट डेटा है, जो डुप्लीकेट डेटा है, उसको रिमूव करने के लिए हमको जो है डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नीड टू रिमूव रिडंडेंट डेटा या फिर डुप्लीकेट डेटा। इसमें आप पहला देख लीजिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रिलेशन, ये बस याद कर लेना, इसको कंठस्थ याद रखना है, इसको याद कर लेना है एकदम, जो भी है लिखा हुआ याद कर लेना है, इतना शॉर्ट्स नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या है, रिलेशन मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू, जो रिलेशन जो टेबल है वो एटॉमिक वैल्यू कंटेन करना चाहिए, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कोई डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं होना चाहिए, तब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हुआ। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, मस्ट बी इन, पहली कंडीशन क्या है, मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहले तो अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमको कर रहे हैं तो पहली बात तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, जो टेबल में प्राइमरी की होगा, रिलेशन में प्राइमरी की होगा, उसके बाद अदर जो नॉन की एट्रीब्यूट है जिसमें कि कोई की नहीं उसमें दिया गया है, तो ऑल नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। ये आपका सेकेंड एनएफ हो जाएगा।
थर्ड एन एफ में क्या है, थर्ड एन एफ में सबसे पहले तो आपको सेकेंड एन एफ में होना चाहिए, सेकेंड में होगा ऑटोमेटिक वन में हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसका दूसरा कंडीशन जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट अकर्स, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर नहीं होना चाहिए। ये आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया। बस एज इट इज़ याद करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यूज होना चाहिए, है ना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऑल नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहता है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपका पहले तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर नहीं होना चाहिए, जैसे ए टेंस टू बी, बी टेंस टू ए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। सी तो ये इनडायरेक्टली ए टेंस टू सी कर रहा है ना, तो ये जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है, यही बोला था। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देख लिए। BCNF आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म वो है, तो इसका होना चाहिए BCNF में, है ना। चलिए इतना बस याद रखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक अच्छे से, बस ये आपका हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है, स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। स्टेट क्या क्या होता है, पहले तो एक्टिव स्टेट होता है। कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले वो एक्टिव स्टेट में जाता है। एक्टिव स्टेट में अगर रीड राइट हमको ऑपरेशन करना है, अगर एक्टिव स्टेट में ही फेलियर हो गया तब तो फेल्ड स्टेट में चला जाएगा और एबॉर्ट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, और ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक्टिव स्टेट हुआ, मेरा तो एक्टिव हुआ, लेकिन उसके बाद पार्सली कमिटेड हुआ, मान लीजिए सर्वर डाउन होने की वजह से पार्सली कमिटेड हो गया, तो ये फेल्ड स्टेट में चला जाएगा। फेलियर होगा तो फेल्ड स्टेट में चला जाएगा, यहाँ से फिर आपका एबॉर्ट हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन, उसके बाद ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे एटीएम से पैसे ही निकालते हैं उसी कंडीशन में देखिए। तो यदि आपका पार्सली कमिटेड नहीं हुआ, ये आपका जो हो पार्सली कमिटेड हो गया, तो ये आपका परमानेंट स्टोर होने के लिए कमिटेड स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद ये आपका टर्मिनेट होगा। मतलब अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, आपका सब सेफली हो गया, कमिटेड हो गया, तो ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। बीच में सर्वर हो गया, मान लीजिए पैसे निकल गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, बैलेंस दिखा ही रहा है, तो ऑटोमेटिक वो जो है रोल बैक होगा और आपका पैसे उसमें से डिटेक्ट हो जाएगा। ये आपका ट्रांजेक्शन का स्टेट देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। एसिड एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, आइदर ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, या तो एटोमिसिटी में क्या होता है, एटोमिसिटी में ये होता है कि आइदर ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली और टर्मिनेटेड, या तो सक्सेसफुली कंप्लीट ही हो जाए, ये नहीं कि बीच में सर्वर डाउन होने की वजह से पार्सली कमिटेड हो गया, नहीं। एटोमिसिटी ये कहता है कि या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए या फिर टर्मिनेट, या तो एवॉर्ट ही हो जाए ट्रांजेक्शन, या तो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट ही हो जाए, लेकिन अगर फुल्ली नहीं हो रहा तो फिर ये आपका एटोमिसिटी में नहीं आता। कंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मस्ट कंटेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें इंटीग्रिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई एटीएम से मान लीजिए निकाल रहे हैं और सेम दूसरी जगह पे उसी एटीएम से पैसे निकाला जा रहा है, तो फिर ये ऑटोमेसिटी आपको, कंसिस्टेंसी आपका नहीं हुआ, है ना। आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन शुड एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। एक समय पे एक ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्शन होना चाहिए हर एक ट्रांजेक्शन, ये नहीं कि दूसरा ट्रांजेक्शन भी इसी में आ रहा है, नहीं, हर अलग अलग ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट्स चेंजेज मस्ट परसिस्ट इवन इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। यदि एक बार ट्रांजेक्शन कमिटेड हो गया तो ये इट्स चेंज मस्ट परसिस्ट इवन इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। तो ये सिस्टम अगर फेल भी हो जाएगा तब भी आपका जो है ये आपका हो जाएगा। कभी कभी होता नहीं है कि अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं एटीएम से, आपका पैसे तो नहीं निकलता लेकिन आपके एटीएम से बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये आपका ड्यूरेबिलिटी के ही वजह से होता है कि फिर उसके बाद आपका पैसे वापस आ जाता है ना। तो चलिए, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये आपका जो है DBMS कंप्लीट हो गया, शॉर्ट्स नोट्स में आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बताते हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप अगर देना चाहें तो टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।